हेलो एवरीवन, परसिस्टेंस गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। हाल में ही आपका सीजीपीएससी के द्वारा एआरटीओ और टीएसआई का पोस्ट निकला हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो हम लोग एक नया बैच इसके लिए शुरू करने वाले हैं जो कि स्पेशली आपके आरटीओ के लिए रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और अच्छे से हम लोग एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से हम लोग सिक्वेंसुअली आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करते जाएंगे। और यहाँ से आपका जो है काफ़ी कंसेप्ट और नॉलेज जो भी है जिस एग्ज़ाम के हिसाब से आपका सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस डिफाइंड है वह है, एक तो आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है और जो है इंजीनियरिंग का हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो कि यहाँ पे आपका सिलेबस मैंने लिखा हुआ है इस हिसाब से। तो मैं आज आपको जनरल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि अपने को क्या क्या पढ़ना है और इसके हिसाब से हम लोग सारे चैप्टर जो यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। साथ में इसके जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और साथ ही हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कशन भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि पहला जो है हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पहला तो हमको चीज़ है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2 डायमेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन और यूनिएक्सियल लोडिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है और क्या कैसे है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो बेसिकली क्या होता है, किसी एक अपने बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल लोड पड़ता है तो लोड पड़ने के बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या करते हैं कि उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि अगर कोई बॉडी में एक्सटर्नल लोड लगा तो वो बॉडी क्या है, बढ़ने या घटने या फिर किसी भी कंडीशन में अपने आप अपने शेप को चेंज करने के लिए क्या करती है, उसको अपोज करती है। ठीक है, कोई भी बॉडी अपोज करती है। जैसे कि अगर आपको कोई खींचता है तो आप क्या चाहोगे कि ना मैं अपने स्टेबिलिटी जोन में रहूं। हर कोई चाहता है कि वह स्टेबल रहे, अनस्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश नहीं करता है। तो कोई भी चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो जैसे कि कोई फोर्स आपको एक्ट किया तो आप चाहोगे कि मुझे मत खींचे, आप रेजिस्ट करोगे उस चीज़ को। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई बॉडी है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है, बाहरी लोड। अब बाहरी लोड कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें अगर आप खींचने वाला लोड हो सकता है, खींच रहे हैं, ठीक है, पुलिंग हो सकता है, पुश हो सकता है, धक्का मारने वाला हो सकता है, ठीक है, या फिर उसमें अब मरोड़ने वाला लोड हो सकता है, ट्विस्टिंग लोड हो सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोड हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लोड के लिए क्या होगा कि जो अपोज करने का क्षमता है मॉलिक्यूल्स का, जो अंदर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल से क्या हमारा एक बनता है, सॉलिड बनता है। ठीक है, तो सॉलिड बनता है तो एटम ऑफ मॉलिक्यूल से हमारा सॉलिड बनता है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि उस फोर्स को क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करने को क्या करेंगे, लोग अपोज करेंगे, नहीं चाहेंगे कि हमारा पोजीशन चेंज हो। इसलिए वह अपने इंटरनली एक रेजिस्ट करेंगे, इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। किसके अपोजिशन में? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिशन में। तो वो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा जिसके कारण जो है मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहेंगे, वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स रीजन होता है स्ट्रेस का। और वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कर हम उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक्सटर्नल लोड लगा तो स्ट्रेन क्या है कि अगर डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब अगर उसका लेंथ चेंज हुआ, अगर लेंथ चेंज हुआ इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेन होना चालू हो गया। मतलब एक्चुअली स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। मतलब जितना आप डिफॉर्म करें, जितना आपने खींच लिया बॉडी में, जैसी शेप चेंज हुआ मतलब स्ट्रेन डेवलप हो गया। ठीक है, जितना शेप चेंज हुआ वह होता है स्ट्रेन पर यूनिट, आपका डायमेंशन या लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका किस डायमेंशन में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है या ब्रेड्थ में चेंज हो रहा है या फिर डायमेट्रिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेन आ गया हमारा। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लिया। अब 2 डायमेंशन में हमको पढ़ना है, 2D में एक्स वाई एक्सिस, 2 एक्सिस के हिसाब से 2 डायमेंशन हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग मतलब आपका
यहाँ पे ये यूनिएक्सियल लोडिंग सिंगल लोडिंग लगेगा, मतलब ऐसा है कि वन डायमेंशन में लोडिंग लगेगा। यहाँ पे यूनिएक्सियल लोडिंग में एक्सियल लोडिंग कंडीशन भी एक अलग कंडीशन है, जिसमें कि आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट क्या है, लोड लगता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, धीरे से हम लोग पहला चैप्टर चालू करेंगे, वहाँ से हम लोग को पूरा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो यूनिएक्सियल लोडिंग के हिसाब से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कैसा डेवलप होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, दूसरा है जो हमारा है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। जैसे टेम्परेचर को आपने चेंज किया किसी बॉडी का, जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो जैसे तापमान को आपने चेंज किया, तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या नहीं होंगी, वह हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसको थोड़ा सा हम लोग जैसा पढ़ाएंगे इसको, बीम्स आपका शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, तो बीम्स होते हैं जो हम लोग की छत पे लगे रहते हैं, बीम्स हमारे ब्रिज में बीम्स लगे रहते हैं। तो बीम्स क्या है, किसका शेप साइज किस तरीके से होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो डेवलप होगा एक शियर स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज द फोर्स ड्यू टू द पैरेलल फोर्सेस ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे पैरेलल फोर्सेस लगेंगे जिसके कारण क्या है, लेयर बाय लेयर स्लाइड होने लगेगा। उसके कारण जैसे कि एक लेयर है, एक सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड है, उस सॉलिड में क्या है कि जैसे आपने फोर्स यहाँ लगाया, ठीक है, जैसे एक कोई भी सॉलिड ले लो, ठीक है, कोई भी सॉलिड लो, जैसे आपने लगाया तो क्या होगा, एक स्लिपिंग कंडीशन आएगा। तो जैसे स्लिप होगा तो उस स्लिपिंग कंडीशन को क्या है कि बॉडी रेजिस्ट करेगी, और उस रेजिस्टिंग फोर्स के कारण क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस यहाँ है, और शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, हमारा यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेस जब डेवलप होगा, यानी ट्रांसवर्स स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर आपका फोर्स लगेगा बॉडी पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट, तब क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन देखेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है बीम, ये भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन में, वह शाफ्ट में भी हो सकता है और हम लोग का बीम में भी हो सकता है। तो बीम में किस तरीके से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके एक्सिस से उसके जो हमारा ऊपर तक का लेंथ तक जो है हम लोग रेडियली कितना आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट क्या है, शाफ्ट एक जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये कैसा शेप का है, शाफ्ट का है। ठीक है, शाफ्ट होता है, ठीक है, जैसे गाड़ी और मोटर में क्या होता है कि शाफ्ट क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। ठीक है, ये घूमता रहता है, अंदर में शाफ्ट है जिसको पट्टा बोलते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो वो जो है शाफ्ट, वह शाफ्ट क्या है, उसी में हम लोग देखेंगे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टॉर्शन ऑफ शाफ्ट पढ़ेंगे। तो शाफ्ट क्या है, अगर यहाँ फिक्स कर दूँ और घुमाऊँ तो मोड़न, आपको यहाँ ट्विस्टिंग करना, जैसे कपड़ा निचोड़ रहे हो, कपड़ा निचोड़ते हैं, तो हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ट्विस्टिंग लग रहा है, ट्विस्टिंग फोर्स। ट्विस्टिंग फोर्स के कारण क्या आता है, टॉर्शन आता है। तो शाफ्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे टॉर्शन ऑफ शाफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में देखेंगे। स्प्रिंग सबको पता है, हेलिकली स्प्रिंग्स रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा कंप्रेशन या एक्सटेंशन के कारण कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे हेलिकल स्प्रिंग में। थिन वॉल प्रेशर वेसल्स जो हैं, प्रेशर वेसल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारे टैंक वगैरह रहते हैं जिसमें हमारा गैस रहता है, पेट्रोल्स रहते हैं, ये सारे जो हैं हमारे प्रेशर वेसल्स रहते हैं। कितना प्रेशर ये एग्जर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रेस डेवलप होते हैं, हुप्स स्ट्रेस, हुप स्ट्रेन, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ आपका थिन वॉल प्रेशर वेसल में पढ़ेंगे। और लास्ट जो होगा स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। कॉलम्स होते हैं, बीम्स और कॉलम्स नाम सुना ही है, जैसे कि ब्रिज होते हैं, ब्रिज के नीचे कॉलम्स लगे रहते हैं लाइन से, ठीक है, तो वो कॉलम कितना फोर्स इसमें कर सकता है, इसमें किस टाइप की लोड एक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन एक रहता है जैसे बकलिंग कंडीशन होता है, जैसे दबाया किसी भी पेन का रिफिल को आप दबाओगे जोर से तो क्या होगा, एक बैंड होगा ऐसा, तो बकलिंग कंडीशन कॉलम यहाँ पे हमको वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हम लोग इसको एक एक करके पूरा डिटेल अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन इन 2 डायमेंशन के पहले
हम लोग ये देख लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है कि स्पेशली हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहीं कहीं बोलते हैं या फिर बोल देते हैं इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये अलग अलग नाम है अलग अलग बुक्स के हिसाब से। ठीक है, तो सारी चीज़ें सब सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सारी चीज़ें सेम हैं। तो हम देखेंगे इनमें कि है क्या चीज़ ये। सबसे पहली बात तो मैकेनिक्स की बात करूँ, मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स जो होता है वह होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, इस पर कोई भी फोर्स लगा, ठीक है, इस फोर्स लगने के कारण, ठीक है, मतलब ये फोर्स, ये क्या है आपका एक लोड है। ठीक है, लोड है, कितना लोड है, लोड बोलते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स के लोड हो सकते हैं। तो लोड के कितने प्रकार होते हैं हमको ये पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ये पढ़ना है। ठीक है, कितने प्रकार के लोड लगे। अभी फोर्स है, जरूरी नहीं है, देखो ऐसा धक्के वाला फोर्स लग सकता है, खींचने वाला फोर्स लगता है, ट्विस्टिंग फोर्स लग सकता है, बेंडिंग आपका लग सकता है। ठीक है, अलग अलग फ्लक्चुएटिंग लोड लग सकता है, ऐसे 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 किए, ठीक है, ऐसे जिसको मोड़े ऐसा फिर ऐसा, ये फ्लक्चुएटिंग लोड है। तो अलग अलग लोड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। हमको इसका स्टडी मैकेनिक्स में यही करना है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, और इसके कारण इस बॉडी पे, ये क्या है, मेरा एक बॉडी है, इसके कारण इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टडी क्या करना है अपने को, क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ड्यू टू क्या है, लोड, लोड के कारण जो जो आएगा। अब इन कंप्लीट आपको इसके इफेक्ट की भी स्टडी, साथ में लोड की भी। अब इस पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, लोड लगने के कारण, अलग अलग लोड लगने के कारण क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और अलग अलग चीजें होंगी। तो ये सारे इफेक्ट को हमको पढ़ना है, और यही सारा स्टडी किस बॉडी में, बॉडी कैसी होना चाहिए, सॉलिड बॉडी में। किस बॉडी में, सॉलिड बॉडी में लोड के कारण जो इफेक्ट आएगा, इसका स्टडी भी, लोड की भी स्टडी, और साथ में उसके इस लोड के कारण इस सॉलिड बॉडी में आने वाली जो भी चीज़ें इफेक्ट आएंगी उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब आपने किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड लगाया, उस लोड के कारण क्या हुआ, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आया, स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेन आया, डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हुई, और हम उसकी स्टडी करेंगे। वह स्टडी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसी मैकेनिक्स तो सीधे स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन ए बॉडी। अब बात करूं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की, तो वो क्या है, कैसी बॉडी में, सॉलिड बॉडी में। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान हमको ये देना है कि जो भी हम बॉडी देखेंगे, उस बॉडी में क्या होनी चाहिए कि ये हम चाहते हैं कि ये फेल ना हो। तो हम ऐसा देखेंगे कि ये लोड कितना सह सकता है, ये फेल होने से पहले ये कितना लोड सह सकता है। हम उसका लोड का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब उस लोड को हम देखेंगे जिस लोड तक ये बॉडी फेल ना हो। ठीक है, तो पहली बात हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लोड अप टू विच बॉडी डज नॉट फेल। ठीक है, फेल या फिर क्रैक मत हो, या फिर यहाँ टूटे मत, जिस भी कंडीशन में बॉडी है वहाँ पे ये फेल नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन तक मैक्सिमम लोड हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लोड यानी आपका मैक्सिमम लोड अप टू विच बॉडी रेजिस्ट, ठीक है, बिफोर फेलियर। ठीक है, तो हम वो कैलकुलेशन करेंगे लोड का। ठीक है, अब इस लोड तक मैक्सिमम आपका स्ट्रेस डेवलप, जितना मैक्सिमम लोड है उतने में
आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेन जा सकता है, कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है, कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, आपका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन टू डायमेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जनरली एक बॉडी पे कोई भी लोड लग सकती है, हवा का लोड भी लग सकता है, कोई भी लोड लग सकता है, चाहे वो पुश हो, पुल हो, एक्सियल लोड हो, ट्रांसवर्स लोड हो, किसी भी प्रकार का लोड हो सकता है। उस लोड के कारण उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगी, वह कैसी इफेक्ट हो सकती है, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, डेफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनके कारण इन सभी चीज़ की स्टडी क्या कहलाएगी, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लेकिन कैसी बॉडी पे, सॉलिड बॉडी पे। तो सॉलिड बॉडी याद रखिएगा कि सॉलिड बॉडी के लिए ही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बना है और यहाँ पे हमको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग अब स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ है? तो देखो ये एक हमारा एक, अब टू डायमेंशनल में पढ़ना है, स्ट्रेस इन टू डायमेंशनल। ठीक है, टू डायमेंशनल में हमको पढ़ना है, चलो ठीक। तो स्ट्रेस इन 2D टू डायमेंशनल स्ट्रेस। तो अब मान लेते हैं मैंने एक फोर्स लगाया इधर और इधर, एक बॉडी है, यानी मैंने एक फोर्स लगा दिया इस तरफ और इस तरफ, जैसे मतलब खींचने वाला फोर्स, ठीक, पुलिंग फोर्स है, पुल फोर्स, इसलिए P लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो P एक लोड का नाम है, P क्या है, पुलिंग फोर्स। ठीक, P रखा। अब ये क्या है, बॉडी क्या आई, अंदर में आई। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, मान के चलेंगे कि हम इसको, अगर मैंने देखा, पहले तो देख लिया कि ये एक्सटर्नल लोड है। कैसे लोड है, ये एक्सटर्नल लोड है, मतलब ये बाहरी लोड है जो बाहर से लोड लगाया गया इस बॉडी पे। अब बाहर के लोड लगने के वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। ठीक है, क्या होगा, वही चीज़ हमको देखना है कि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो क्या हैं, ये क्या होंगे कि डिस्प्लेस होना चालू करेंगे। क्या होंगे, पहली बात, पहला चीज़ तो ये कि एक्सटर्नल फोर्स applied on a body, on a solid deformable body। याद रखिए डिफॉर्मेबल बॉडी होना जरूरी है। ठीक है, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब जो अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब, डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब बॉडी in which there is molecular displacement under the external load। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी वह बॉडी है जिनमें, बॉडी इन विच देयर इज मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्सटर्नल लोड। मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, पहले लगा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड के कारण there will be tendency of deformation of molecules and atoms। इस एक्सटर्नल लोड के कारण क्या हुआ, टेंडेंसी बन गई कि ये डिफॉर्म करने लगा। इस फोर्स के कारण क्या हुआ, डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी बन गई। ठीक है,
एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी there will be a resisting force induced by the molecules. ठीक है, and due to this tendency there will be a resisting force induced by the molecules. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं, जो अपनी पोजीशन पे रहें, वो चाहते हैं स्टेबल पोजीशन पे रहें। तो ड्यू टू हर मॉलिक्यूल्स, पूरे ब्रह्मांड के कोई भी इंसान, चाहे मॉलिक्यूल्स कोई भी रहें, हर कोई चाहता है स्टेबल कंडीशन में रहे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को देखते हुए ये चाहेंगे मॉलिक्यूल्स कि मैं स्टेबल रहूं, और ये इस फोर्स को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, जिस अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट करना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट करेंगे। तो एक फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे और रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस फोर्स के, यही फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अगर मैंने क्या किया कि एक सेक्शन ले लिया, कट कर दिया एक सेक्शन को मैंने यहाँ से काट लिया। अब मुझे अंदर की कहानी देखनी है। पहले तो मैं बाहर से फोर्स लगा लिया, अब अंदर जाके देखना है। तो अंदर जाके देखने के लिए मैंने क्या किया, इस सेक्शन को काटा। फिर उसके बाद एनालिसिस करने पे क्या दिखा कि अब इधर हम लोग इसको हटा देते हैं। ये जो चीज़ हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे ही। तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने इसको हटाया यहाँ से, ठीक है, तो ये देखा कि ये इस तरीके से आया। ठीक है, और इसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, दो सेक्शन काट लिया। एक फोर्स पी इधर लगी रहा है और ये वाला इधर लग रहा है। तो ये क्या किया कि इसको अपोज करने के लिए यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे, हर पॉइंट पे क्या किए, एक इंटरनल रेजिस्टिंग, इसको भी अलग थोड़ा कर लेते हैं ऐसा। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो गया। एफ आर क्या है, इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो गया, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए क्या है आपका, मान लेते हैं कि ए टोटल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये देखा गया कि इसके हर एक पॉइंट पे अगर मान लेते हैं कि स्ट्रेस, अगर मैं इसका रेशियो लूं एफ आर बटा एरिया का, ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि लिमिट एरिया टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट एरिया टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, एक पॉइंट आपका एरिया है, एक यूनिट एरिया है। तो इसको ऐसे ना करते हुए डायरेक्टली मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस क्या है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ऐसा डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे पर यूनिट एरिया क्यों है, क्योंकि ए जो है वेरी स्मॉल, ए क्या है, टेंड्स टू 0 लगभग। ठीक है, ए टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब ये नहीं कि 0, टेंड्स टू का मतलब है 0 का एकदम नजदीक, पॉइंट लोड, एकदम पॉइंट, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। देखो कितना छोटा एरिया है, लेकिन टोटल एरिया क्या है, ए है। टोटल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, टोटल एरिया ए है। तो हर पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। हर एक, देखो मॉलिक्यूल्स एकदम छोटे छोटे हैं, तो वो एक एक फोर्स लगाएंगे ना खींचने के लिए। हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, हर मॉलिक्यूल। तो एफ आर एफ आर एफ आर कितने सारे लग रहे हैं, सारे एफ आर एफ आर। तो स्ट्रेस क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ एफ आर के जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 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 सिग्मा। ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि हर पॉइंट एरिया पे लग रहा है, सिग्मा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ आर बटा ए। ठीक, याद रखिएगा, ये वाला लोड नहीं है,
अब यहाँ से एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख लीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर मैं इस सेक्शन को लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एफ आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा एफ आर है, एफ आर ही है ना, सिग्मा तो बाद में आ रहा है, एफ आर ही है, तो एफ आर। तो इसको लिखने के वजह से क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्ट्रेस इज इक्वल टू P बटा A। इसीलिए हम लोग P बाई A लिखते हैं स्ट्रेस के फॉर्मूले में। P बाई A मतलब F बाई A जो एक्सटर्नल लोड बटा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस का कंसेप्ट है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, इसका यूनिट देख लेते हैं। देखिए एक एक चीज़ डिटेल थोड़ा थोड़ा एक एक यही सब पॉइंट्स बन के आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वह गेट के लेवल के नहीं होते हैं। ये एक सिस्टमेटिकली आपका एक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आप जान जाएंगे कि किस लेवल पे जाना है हमको, उसी लेवल पे हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इस हिसाब से तैयारी नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इधर मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या निकल रहा है स्ट्रेस का, स्ट्रेस का जो यूनिट है P बाई A हो गया। तो P का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। तो यूनिट हो गया इसका स्ट्रेस का यूनिट पास्कल, ठीक है, याद रखिए। अगर मेगा पास्कल बोला मतलब 10⁶ पास्कल, गीगा पास्कल बोला इसका मतलब होता है 10⁹ पास्कल, ठीक है। ये सब चीज़ यूज़ होते रहता है यहाँ पे। तो स्ट्रेस में आप याद रखिएगा कि मेगा पास्कल 10⁶ है, गीगा पास्कल 10⁹ है, 10⁹ ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लिए, ओके। अब स्ट्रेस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और स्ट्रेस में भी, हाँ, अब कुछ कंडीशन मैं बता देता हूँ। चलिए, अगर यहाँ पे क्या है आपका लोड P लगा हुआ है, ठीक, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे ऐसा लगा, मान लेते हैं बॉडी में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स FR इस तरीके से लगा, तो बॉडी तभी डिफॉर्म होगी if P is greater than FR। बॉडी तभी आगे बढ़ेगी, बॉडी अपना शेप तभी चेंज करेगी, डिफॉर्म्स ओनली व्हेन इफ P is greater than FR। बॉडी does not deform when ठीक है, जैसे ही FRP के बराबर आएगा वैसे ही क्या होगा, तब तक क्या है स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे ही आगे बढ़ा तो स्ट्रेस आगे आपका अलग लेवल पे चला जाएगा, फिर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका बॉडी, देखो ये तो लिख लिए, बॉडी डिफॉर्म्स ओनली व्हेन इफ जो आपका एक्सटर्नल लोड इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। बॉडी तभी डिफॉर्म होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स जो है आपका कम रहे, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कम रहेगा जब एक्सटर्नल लोड से, एक्सटर्नल लोड ज़्यादा हो जाएगा किससे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से, तब तक बॉडी डिफॉर्म करना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर या कम रहे, इंटरनल रेजिस्टिंग आपका इंटरनल ये P जो है आपका ज़्यादा रहेगा, जब तक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम रहेगा तब तक ये है, ठीक है। ये दोनों को देख लो, ये उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब देखो ये बॉडी है, इसको खींचे तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगर सह सकता है तब तक ये लोड P है, P के बराबर तक ये आगे डिफॉर्म नहीं होगा। जैसे P का लोड ज़्यादा हो जाएगा FR से, तब ये डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो
चीज़ है उसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। एफ आर जब ग्रेटर देन या इक्वल टू पी रहेगा तब तक बॉडी नहीं डिफॉर्म करेगा। देखो ये तो सेम हो जा रहा था ना, यहाँ पे पी ग्रेटर देन है और एफ आर, ठीक है। तो लिख लेंगे इस चीज़ को। अब जैसे ही डिफॉर्म करेगा, व्हेन बॉडी डिफॉर्म्स देन ड्यू टू स्ट्रेस strain will be developed। और आपको पता है कि स्ट्रेन क्या है, वो चीज़ आपको मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में हम लोग देख लिया। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द, अब देखो ये बॉडी है, ठीक, ये लोड लगा। अब जैसी पहला कंडीशन क्या है, जैसे ही लोड ज़्यादा हो गया एफ आर से, ठीक है, ज़्यादा या लगभग ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, तो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये लेंथ एल है, ठीक, मान लेते हैं ये लेंथ एल है और ये वाला लेंथ जो है एल डैश है, टोटल ये, हाँ ये लेंथ, ठीक। तो इधर का मैं हटाता हूँ, इसको देखें इस साइड, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल लेंथ एल के बराबर मान लेते हैं। इनिशियल लेंथ कितना मान लेते हैं, एल। फाइनल लेंथ मान लेते हैं एल डैश के बराबर, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना आया आफ्टर पी फोर्स, आफ्टर, एक एक चीज लिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल लोड P on a body, body deforms and there will be a change in लेंथ। मतलब लेंथ में चेंज आ गया तो डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो डेल एल क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल, ये होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज द डेल एल बटा एल, ठीक है। ये होता है स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इस कंडीशन में, लेंथ चेंज वाले कंडीशन में, नहीं तो क्या बोलते हैं स्ट्रेन को, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल, एक्चुअली में कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे स्ट्रेन में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बस एक इंट्रोडक्शन था, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ है, सीधा बात है। चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। कितना चेंज आया लेंथ में, पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ की वैल्यू 1 होगी तो डायरेक्ट ये चेंज इन लेंथ कहलाएगा स्ट्रेन, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ के लिए चेंज इन लेंथ कहलाएगा। तो कितना चेंज हुआ लेंथ में बॉडी के, वह क्या कहलाता है, स्ट्रेन, ठीक है। कितना, ये डायरेक्टली बोलेंगे तो हमको परसेंटेज इलोंगेशन भी बताता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट, जब हम लोग का मेन लेक्चर चालू होगा तो जब अगर इस सब्जेक्ट को चालू करेंगे तो हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल फिर से अच्छे से यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग अच्छे से देखेंगे और सीक्वेंसली नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। धन्यवाद।